अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आइंस्टाइन एक बहुत मशहूर साइंसदान थे जिन्होंने 100 साल पहले ऐसी पेशन गोइयाँ की, साइंटिफिक प्रिडिक्शंस दी हमें जो कि वक्त के साथ सही मालूम हो रही हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ उनकी ऐसी प्रिडिक्शंस की तरफ लेकर चलता हूँ जो कि उन्होंने कहा कि हमारी कायनात स्टैटिक नहीं है, मुंजमद नहीं है, एक जैसी नहीं है, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है, उसका साइज बढ़ रहा है। आइंस्टाइन ने हमें यह भी बताया कि हमारी कायनात में ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जो कि चीज़ों को अपनी तरफ बड़ी कशिश के साथ खींचती हैं, जिन्हें ब्लैक होल कहा जाता है। आइंस्टाइन ने यह भी कहा कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है। न्यूटन ने यह कहा था कि ग्रेविटी एक फोर्स है। आइंस्टाइन ने कहा कि ग्रेविटी स्पेस टाइम की शक्ल है, कर्वेचर है। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में यह भी बताया, उनकी थ्योरी, उनकी फील्ड इक्वेशन के सॉल्यूशंस में हमें पता चला कि हमारी कायनात में सुरंगें मौजूद हैं, वर्म होल्स हैं, ऐसी टनल्स मौजूद हैं जो कि वो सफ़र जो हम अरबों नूरी साल, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर में तय करें, वो इन सुरंगों की मदद से बड़ी आराम से तय किए जा सकते हैं। इन्हें वर्म होल्स कहते हैं। और उसके साथ साथ आइंस्टाइन ने यह भी बताया कि हमारी कायनात में ग्रेविटेशनल वेव्स भी पैदा होती हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं पहली प्रिडिक्शन की तरफ, जो ये कहती है कि कायनात एक्सपैंड कर रही है। आइंस्टाइन ने और उसके बाद एडविन हबल ने ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जिससे हमें साबित हो गया कि हमारी कायनात एक गुब्बारे की तरह फैल रही है। और अगर हम वापस जाएं माजी में, तो हमें पता चलता है कि हमारी कायनात का ओरिजिन है। इसके साथ साथ ये भी बताता चलो कि आइंस्टाइन ने यह भी बताया कि मेरा और आपका वक्त एक जैसा नहीं है। पहले यही समझा जाता था कि वक्त हर जगह पर एक ही रफ्तार से तय किया जाता है, लेकिन आइंस्टाइन ने हमें यह बताया कि मेरा और आपका वक्त रिलेटिव है। कायनात में दो डिफरेंट इवेंट्स मुख्तलिफ जगह पर एक वक्त के साथ उनका तयन नहीं किया जा सकता। आइंस्टाइन ने यह भी बताया कि वक्त की रफ्तार तेज़ भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, और उसके साथ साथ हम वक्त में वापस जाने के लिए या वक्त में आगे जाने के लिए टाइम मशीन्स बना सकते हैं। इस पर फिज़िक्स और मैथमेटिक्स हमारे ऊपर किसी किस्म की कदगन नहीं लगाती। वक्त ग्रेविटी के पास आकर स्लो हो जाता है, और अगर ग्रेविटी से दूर चला जाए तो तेज़ होना शुरू हो जाता है। मसलन आप ज़मीन पर जब मौजूद होते हैं तो आपका वक्त आहिस्ता गुजर रहा होता है, क्लॉक आहिस्ता आहिस्ता टिक कर रहा है। लेकिन अगर इसी क्लॉक को हम स्पेस में लेकर जाएं तो ये क्लॉक तेज़ टिक करना शुरू कर देगा। आइंस्टाइन ने हमें वर्म होल्स के बारे में भी बताया। वर्म होल्स एक ऐसे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हैं, हाइपोथेटिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक हम इन्हें दरियाफ्त नहीं कर सके। तो अगर हमने कोई वर्म होल डिस्कवर कर लिया होता तो हम बहुत इत्मीनान के साथ कह सकते थे कि वर्म होल एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आइंस्टाइन की इक्वेशंस हमें ये बताती है कि स्पेस टाइम में ऐसे खुफिया रास्ते मौजूद हैं एक जगह से दूसरी जगह, जहां अगर हम जाएं, यानी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो कि स्पेस टाइम में मौजूद हैं, अगर हम यहाँ से यहाँ पर जाएं तो हमें अरबों साल लग सकते हैं, नूरी साल, नूरी लाइट ईयर्स। लेकिन इनके बीच में ऐसी सुरंगें मौजूद हैं, ऐसे पैसेजेस मौजूद हैं जिन्हें खोलने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन वो पलक झपकते ही हमें वहाँ पर लेकर जा सकते हैं, और इन्हें वर्म होल्स कहा जाता है। आइंस्टाइन ने हमें यह भी बताया कि हमारी कायनात में बड़े बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास भी हैं। मैं आपको यहाँ पर एक गैलेक्सी दिखा रहा हूँ जो कि पिंक कलर की है। इस गैलेक्सी का हमसे और हमारी टेलीस्कोप से बहुत ज़्यादा फासला है, तो रोशनी इस गैलेक्सी से हमारी टेलीस्कोप्स तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन अब कायनात ने एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया। मैं आपको एक और गैलेक्सी की तरफ लेकर चलता हूं जो कि सफ़ेद रंग की है। जब रोशनी लाल रंग की गैलेक्सी से सफ़ेद रंग की गैलेक्सी के पास पहुंचती है तो ग्रेविटी की वजह से रोशनी मैग्नीफाई हो जाती है। ये मैग्नीफाइंग इफेक्ट होता है, और हम तक वो रोशनी मैग्नीफाई होकर आसानी से पहुंच जाती है। इसलिए हम दूर दराज की गैलेक्सीज को भी देख सकते हैं। अगर आप इस इमेज को गौर से देखें तो आपको बाउंड्री पर गुलाबी रंग की गैलेक्सी फैली हुई नजर आ रही है, जबकि वो गैलेक्सी जिसने अदसे का काम किया है, जिसने मैग्नीफाइंग ग्लास का काम किया है,
वो आपको बीच में नज़र आ रही है। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। आइंस्टाइन ने हमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में बताया और आज हमें पता है कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जगह जगह ग्रेविटेशनल लेंसिंग को देखा है। आइंस्टाइन ने हमें यह भी बताया कि वेव्स प्रेशर की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ग्रेविटेशनल वेव्स भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप एक तालाब में पत्थर फेंकें तो वहाँ पर आपको वेव्स मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर स्पेस और टाइम में किसी किस्म की डिस्टर्बेंस हो तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं। मसलन मैं आपको यहाँ पर दो ब्लैक होल्स दिखा रहा हूँ जो कि एक दूसरे के गिर्द रक्स कर रहे हैं, और रक्स करते करते ये करीब आएंगे और एक ब्लैक होल बना देंगे। लेकिन इस इवेंट में आप बहुत सी ग्रेविटेशनल वेव्स को जनरेट होते हुए देख रहे हैं, लहरें जनरेट हो रही हैं स्पेस टाइम में। आइंस्टाइन का यह ख्याल था कि ये ग्रेविटेशनल वेव्स इतनी ज़्यादा कम ताकत रखती हैं, हम इन्हें कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। इंसान कभी भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकेगा जो इन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर सके। लेकिन सिर्फ 100 साल लगे इंसान को वो टेक्नोलॉजी बनाने में, और अब हम LIGO ऑब्जर्वेटरी बना चुके हैं, बल्कि उससे ऐसी बहुत सी ऑब्जर्वेटरीज बना चुके हैं जिन्होंने 2014-15 में ऐसी वेव्स को डिटेक्ट कर लिया। इस वक्त मेरे मोबाइल पर भी एक ऐसी एप्लीकेशन है जिस पर इन वेव्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है, और जब भी कोई नई वेव, ग्रेविटेशनल वेव ज़मीन को हिट करती है तो मुझे भी पता चल जाता है। लेकिन अब आते हैं आइंस्टाइन की सबसे दिलचस्प पेशनगोई की तरफ, जो कि उनकी इक्वेशन से मिली। और वो पेशनगोई ये कहती है कि हमारी कायनात में ब्लैक होल्स के साथ साथ वाइट होल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। वाइट होल्स हाइपोथेटिकल रीजन है, ऐसी जगह है स्पेस टाइम की में जहां कोई भी चीज़ एंटर नहीं हो सकती, दाखिल नहीं हो सकती। अगर रोशनी भी उनकी तरफ जाएगी तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसलिए ये वाइट नज़र आते हैं। ब्लैक होल इसलिए ब्लैक होल नज़र आते हैं क्योंकि वो रोशनी को भी समो जाते हैं। लेकिन वाइट होल के अंदर कोई चीज़ नहीं जा सकती, जो भी चीज़ वाइट होल के पास जाती है वो वापस आ जाती है, इसलिए ये हमेशा वाइट नज़र आते हैं। लेकिन आज तक हमें कायनात में किसी जगह पर भी वाइट होल्स नहीं नज़र आए। ब्लैक होल्स तो हमें बहुत मिलते हैं, लेकिन वाइट होल्स हमें क्यों नज़र नहीं आ रहे? मैं आपको लेकर चलता हूँ एक साइंसदान की तरफ जिनका नाम है कार्लो रोवेली। इटालियन फिजिसिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, और उसके साथ साथ मूजद हैं, फाउंडर हैं लूप क्वांटम ग्रेविटी की। इस थेरी को हम अपनी अगली वीडियोस में देखेंगे क्योंकि ये थेरीज बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रही हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हम एक ब्लैक होल को देख रहे हैं, और रिसेंटली हमने दो बड़े ब्लैक होल्स को देखा भी। मैं आपको यहाँ पर उनमें से एक ब्लैक होल की तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि हमारी मिल्की वे के बीच में है। मैसिव ब्लैक होल है जिसे सजिटेरियस ए कहा जाता है। सजिटेरियस ए जैसे अरबों ब्लैक होल्स हमारी कायनात में मौजूद हैं। तो हमारी कायनात ब्लैक होल से भरी हुई है, ये एक रिसर्च कहती है। हम दोबारा इस ब्लैक होल की तरफ चलते हैं जिसे डिटेक्ट करने के लिए, जिसकी तस्वीर खींचने के लिए हमें अपनी पूरी ज़मीन को एक टेलीस्कोप बनाना पड़ा। हम ज़मीन को टेलीस्कोप तो नहीं बना सकते थे, लेकिन हमने ज़मीन की मुख्तलिफ जगहों पर 8 टेलीस्कोप्स को इंस्टॉल किया और उनके ज़रिए ज़्यादा रोशनी को कैप्चर किया, और फिर इस ब्लैक होल की तस्वीर बनाई। इस पूरी कंस्टलेशन को, इन 8 टेलीस्कोप्स की कंस्टलेशन को हम अर्थ होराइजन टेलीस्कोप कहते हैं। हम ज़मीन से तो टेलीस्कोप की मदद से ब्लैक होल्स को देख रहे हैं, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि एक रॉकेट के ज़रिए या एक स्पेस क्राफ्ट के ज़रिए हम ब्लैक होल के पास चले जाते हैं। जो जो हम ब्लैक होल के पास जाएंगे, ब्लैक होल आहिस्ता आहिस्ता फाइन होता जाएगा, उसकी बाउंड्रीज शार्प होती जाएंगी, फोकस बढ़ता जाएगा। अब वो हमें बिल्कुल वैसा भद्दा और ब्लरी किस्म का ब्लैक होल नज़र नहीं आएगा, बल्कि हमें वो साफ सुथरा ब्लैक होल नज़र आना शुरू हो जाएगा। ब्लैक होल के करीब जाकर हमें कुछ और चीज़ें भी नज़र आएंगी, हमें उसकी बाउंड्री नज़र आएगी, और उसकी वजह यह है कि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी है कि लाइट उसके गिर्द बेंड होती है। तो जो बहुत करीब रेज होती हैं रोशनी की, वो तो उसके अंदर चली जाती है और वापस ही नहीं आ सकती। लेकिन जो ज़रा फासले पर होती हैं वो उसके गिर्द बेंड होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमें ब्लैक होल की जो सराउंडिंग्स हैं वो
अमूमन रोशन नज़र आती हैं। और उसके अलावा अगर ब्लैक होल ने ताज़ा ताज़ा शिकार किया है, किसी सितारे को खाया है, तो उसका मादा भी ब्लैक होल के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा होता है। तो ब्लैक होल की अमूमन जो बाउंड्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रोशन होती हैं और इस वजह से हम ब्लैक होल को डिटेक्ट करते रहते हैं। ब्लैक होल का जो मुंह होता है वो बहुत छोटा होता है, मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ। और अब हम ब्लैक होल के ऊपर पहुँच चुके हैं। मैं इस वक्त ब्लैक होल के बिल्कुल ऊपर हूँ और मैंने इन दो हजरात की कुर्बानी देनी है। इस वीडियो में हम इन साहब की कुर्बानी देंगे और इससे अगली वीडियो में हम इनकी कुर्बानी देंगे। तो पहले नंबर आता है इनका, क्योंकि ये एक बड़े पत्थर पर बैठे हुए हैं और मुझे चाहिए ये पत्थर, क्योंकि ये पत्थर मैंने खिड़की खोलकर, मैं स्पेसशिप में बैठा हुआ हूँ और मैं खिड़की खोल रहा हूँ। खिड़की पुराने ज़माने की लगाई हुई है, रोलिंग वाली मैकेनिकल खिड़की, और खिड़की खुली और मैंने स्पेसशिप से बाहर इस पत्थर को फेंक दिया ब्लैक होल की तरफ। ब्लैक होल नीचे, जो जो ये पत्थर ब्लैक होल की तरफ जाएगा तो शुरू में तो ये बड़ी तेज़ी से नीचे जाएगा, शुरू में बड़ी तेज़ी से नीचे जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ब्लैक होल की तरफ जाएगा तो ये इसकी स्पीड स्लो होती जाएगी, देखिएगा। और एक जगह पर जाकर ये साकिन हो जाएगा। ब्लैक होल के गिर्द बहुत टेम्परेचर होता है और फ्रिक्शन भी बहुत होती है। इस वजह से ये पत्थर लाइट अप कर जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा, इसके टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इससे रोशनी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो जो ये ब्लैक होल के पास जाएगा तो आपको कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। एक तो इसमें से निकलती हुई रोशनी, चाहे वो इसके जलने की वजह से है, बर्निंग इफेक्ट की वजह से है, लाइट अप की वजह से है, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता रेड होती हुई नज़र आएगी, रेड कलर की होती हुई नज़र आएगी। और उसके साथ साथ इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशन भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है। ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि ये डॉक्टर साहब ने अपने आर्टिकल्स में और अपनी टॉक्स में हमें बताई हैं। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता लाल क्यों हुई, उसकी वजह ये कि रोशनी की वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। और आप ये भी जानते हैं कि जो जो हम ब्लैक होल के पास जाते हैं वक्त स्लो होता जा रहा है। तो क्या ये पत्थर वाकई ब्लैक होल की बाउंड्री के ऊपर खड़ा हो गया है, या ये ब्लैक होल के अंदर दाखिल हुआ है और हमें नज़र ये आ रहा है कि ये ब्लैक होल की बाउंड्री के ऊपर है। और उसकी वजह ये है कि ब्लैक होल बहुत ज़्यादा ग्रेविटी रखता है, वेवलेंथ बढ़ जाती है। और साथ साथ ये भी बता दूं कि ब्लैक होल के करीब जब हम जाएंगे तो वक्त भी सुस्त होता जाएगा, वक्त स्लो डाउन हो जाएगा। अब हम चलते हैं ब्लैक होल की तरफ और ब्लैक होल के अंदर जाकर देखते हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या हो रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि हमारी टेक्स्ट बुक्स में ये लिखा गया है, अमूमन ये बताया भी जाता है कि जब आप ब्लैक होल के अंदर जाएंगे तो आप कभी भी बाहर नहीं निकल सकेंगे, बल्कि आपका मुकाबला सिंगुलैरिटी से होगा और इंसान या कोई भी वो चीज़ जो ब्लैक होल के अंदर जाती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वापस किसी सूरत भी वो ब्लैक होल से निकल नहीं सकती। अगर वो ख़त्म ना भी हो, फ़र्ज़ कीजिए वो ख़त्म ना भी हो, वो ब्लैक होल से बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक थ्योरी इसके बरअक्स हमें कुछ बता रही है। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि हम ब्लैक होल की तरफ जा रहे हैं। आप जब ब्लैक होल की तरफ जा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप स्लो होते जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो दूर से आपको देख रहे होंगे उन्हें यह लगेगा कि आप ब्लैक होल के ऊपर बाउंड्री पर साकिन हो गए। लेकिन उन्हें ये इस वजह से नज़र आ रहा है कि यहाँ पर वक्त की रफ्तार बहुत कम है। आप ब्लैक होल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। जब आप ब्लैक होल के अंदर दाखिल होंगे और आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको आसमान पर बिल्कुल वैसे ही सितारे नज़र आ रहे होंगे जैसे कि ब्लैक होल से बाहर नज़र आ रहे थे। कुछ ख़ास फ़र्क नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सितारों की पोजीशन शायद डिफरेंट मिले, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर जाते ही और उसके पास आते ही लाइट बहुत ज़्यादा बेंड करती है, इसलिए आपको उनकी लोकेशन मुख्तलिफ़ जगहों पर नज़र आ सकती है। लेकिन इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा। हाँ जी, एक चीज़ आपको और महसूस होगी और वो ये कि आपको लगेगा कि ब्लैक होल तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एलिस इन वंडरलैंड की कहानी हम देखते हैं, जिसमें एलिस खरगोश की एक बिल में जाती है और अंदर एक बहुत बड़ा महल होता है। बाहर एक छोटा सा दरवाज़ा होता है, अंदर
बहुत बड़ा महल होता है। बिल्कुल ऐसे ही ब्लैक होल का मुंह आपको छोटा लगेगा, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो आपको ब्लैक होल का जो वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा मिलेगा, ह्यूज वॉल्यूम होगा। इसकी मिसाल एक कुएं से भी दी जा सकती है जिसका मुंह तो बहुत छोटा है लेकिन अंदर से वो बहुत बड़ा है। ब्लैक होल के अंदर आप दाखिल हो चुके हैं, और जब आप ब्लैक होल के अंदर दाखिल होंगे तो उसके साथ साथ आपको नज़र आएगा कि ब्लैक होल के कुछ हिस्से हैं। एक हिस्सा है फनल। मैं आपको यहाँ पर ब्लैक होल दिखा रहा हूँ, तो ब्लैक होल की जो बाउंड्री है उसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन से पीछे तो आप वापस जा सकते हैं, लेकिन आगे आगे तो आप वापस नहीं जा सकेंगे क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। और उसके नीचे है फनल, और फनल के एंड पर है सिंगुलैरिटी। ये चीज़ें हमें आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है, लेकिन आज हम ब्लैक होल को एक और नज़र से देखेंगे। मैं आपको यहाँ पर ब्लैक होल की तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो जब आप ब्लैक होल के अंदर दाखिल हुए और आपने ब्लैक होल की ज्योमेट्री देखना शुरू की तो आपको ऐसा लगेगा कि ब्लैक होल आहिस्ता आहिस्ता, वॉल्यूम तो बड़ा था लेकिन उसकी टेल बढ़ती जा रही है, जो सुरंग है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। यही चीज़ आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखाई गई इस फनल से। तो इसकी जो टेल है वो देखें कि कितनी ज़्यादा, इसकी जो फनल है वो कितनी लंबी है। ब्लैक होल की फनल मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स हो सकती है। आप मिलियंस ऑफ लाइट ईयर उसमें सफ़र कर सकते हैं। अगर आपको कुछ होता नहीं है, बच गए, तो आप इतनी देर तक सफ़र कर सकते हैं और फिर आप ब्लैक होल के एंड को हिट कर सकते हैं। तो ब्लैक होल का एंड इन्फिनिट नहीं होता, फाइनाइट होता है। उसकी फनल फाइनाइट होती है और उसके एंड को आप हिट कर सकते हैं। दूसरा सरप्राइज, एक सरप्राइज तो आपको ये मिलेगा कि फनल आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है। दूसरा सरप्राइज आपको ये मिलेगा कि आप ब्लैक होल में आहिस्ता आहिस्ता फंस रहे हैं। ब्लैक होल, उसकी फनल श्रिंक हो रही है, ठीक है, लंबी होती जा रही है और पतली होती जा रही है। अब वो श्रिंक हो रही है। अब आप मसले में आ गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा फनल श्रिंक हो जाएगी कि वो इंसान को या किसी भी चीज़ को क्रश कर देगी। इसलिए हम एंड तक पहुंचने से पहले ही ब्लैक होल में ख़त्म हो चुके होंगे। लेकिन ब्लैक होल के एंड पर क्या मौजूद है? आइंस्टाइन की थ्योरी ये बताती है कि सिंगुलैरिटी है, लेकिन अगर हम ब्लैक होल की हिस्ट्री को देखें तो ब्लैक होल बड़े सितारों से, उनकी मौत से बनते हैं। मैं आपको यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ एक साइकिल की तरफ, और इस साइकिल में आप देख सकते हैं कि जो छोटा सितारा होता है उससे ब्लैक होल्स नहीं बनते, बल्कि वाइट होल्स बनते हैं जब वो ख़त्म होते हैं, अपनी उम्र गुजार चुके होते हैं। लेकिन जो बड़ा सितारा होता है उस सितारे से या तो न्यूट्रॉन स्टार बन सकते हैं या ब्लैक होल्स बन सकते हैं। अगर वो सितारा सूरज से, हमारे सूरज से 20 गुना बड़ा है, तो वो जब एक सुपरनोवा के ज़रिए फटेगा, यानी वो ख़त्म होगा, तो उस से हमें एक ब्लैक होल मिलेगा। और उस ब्लैक होल में फनल होगी, और उस फनल के एंड पर जाकर वो सितारा जो बच गया था, जो फटा था, जो सुपरनोवा हुआ था, वो बकिया सितारा या उसका आप कहें उसकी बाकियात, वो वहाँ पर मौजूद होंगी। डेड स्टार वहाँ पर मौजूद होगा जिसने ब्लैक होल को बनाया है। तो एक चीज़ तो आपने ये याद रखनी है कि वहाँ पर आपको डेड स्टार मिलेगा। अब इस तस्वीर में आपको नज़र आएगा कि हम नीचे, टाइम जो है ना वो नीचे, पहले हम नीचे थे, ब्लैक होल छोटा है, आप देखें उसकी फनल छोटी, हम उसके अंदर दाखिल हो गए। उसके बाद जैसे हम अंदर दाखिल हुए थोड़ा सा टाइम गुजरा, टाइम ऐसे ऊपर गुजर रहा है ऐसे, तो अब ब्लैक होल बड़ा होना शुरू हो गया टाइम के साथ ही, और हम आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जा रहे हैं। और फिर थोड़ा सा टाइम गुजरा तो फनल और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। तो अब ब्लैक होल क्या करता जा रहा है कि पतला होता जा रहा है। पहले मोटा था, उसकी फनल मोटी थी, अब पतला होता जा रहा है और साथ साथ लंबा होता जा रहा है। तो हम उसके अंदर क्रश हो रहे हैं। जो भी चीज़ उसके अंदर जाएगी वो एंड तक नहीं पहुंचेगी, वो उससे पहले ही क्रश हो चुकी होगी। लेकिन अब चलते हैं आइंस्टाइन की तरफ। आइंस्टाइन ने हमें यह बता दिया था कि ब्लैक होल के अंदर जब आप जाएंगे तो बिल्कुल वहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी, उसकी ग्रेविटी की बिहेवियर हमें अंदाज़ा था। उसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि ब्लैक होल के बाहर टाइम बहुत स्लो हो जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें तो ऐसी थी जो हमें बता दी गई। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ये कहती है कि आप अगर ब्लैक होल के अंदर चले गए हैं तो किसी भी तरीके से आप बाहर नहीं आ सकते, बल्कि अंदर जाने के बाद आइंस्टाइन की थ्योरी पेशन गोइयाँ करना ख़त्म कर देती है, प्रिडिक्शन ख़त्म कर देती है, और वो हमें ये नहीं बताती कि उसके बाद इंसान के साथ क्या होगा। हम ये समझते हैं कि वो ज़िंदा नहीं बचेगा।
लेकिन अब हमें ज़रूरत है एक नई थ्योरी की, वो थ्योरी जो कि हमें बताए कि जब हम ब्लैक होल के अंदर दाखिल होते हैं तो फिर किसी भी चीज़ पर क्या बीतेगी। क्या कभी भी कोई ब्लैक होल से बाहर आ सकता है? ब्लैक होल के अंदर कितना टाइम हम रह सकते हैं, कितनी देर के बाद हम क्रश हो सकते हैं? तो यहाँ पर एक नई थ्योरी की ज़रूरत थी, और वही थ्योरी जिसकी मैंने बात पिछली वीडियो में की थी, क्वांटम थ्योरी से हमें डिराइव हुई है। इसे क्वांटम लूप थ्योरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाकर हमें एटॉमिक लेवल पर, छोटे लेवल पर ब्लैक होल को एनालाइज करना होगा। हमें ब्लैक होल को देखना होगा कि वो एटॉमिक लेवल पर क्या काम कर रहा है। और जब हम क्वांटम लूप थ्योरी में जाते हैं तो तब हमें पता चलता है कि ब्लैक होल से इंसान वापस आ सकता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ब्लैक होल के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन भी देती है। हमें ये बताती है कि ब्लैक होल के पास जूं जूं हम जाएंगे, वक्त आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाएगा, हमारी घड़ी स्लो टिक करना शुरू करेगी। इसके साथ ये थ्योरी हमें ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के बारे में भी बताएगी। हमें बताएगी कि ग्रेविटी ब्लैक होल के पास जाने से किस तरीके से बिहेव करेगी, और बिल्कुल वैसे ही वो बिहेव करती है। हमें ब्लैक होल के अंदर के बारे में भी ये थ्योरी कुछ इंफॉर्मेशन देती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है स्पेस टाइम में जब ये थ्योरी खामोश हो जाती है, ये हमें बताना बंद कर देती है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि जब आप ब्लैक होल में जाएं तो लोगों ने बड़ा इससे नाराज़गी का इजहार किया था कि आप हमें क्यों ब्लैक होल में भेज रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि मैं ब्लैक होल के अंदर जाता हूँ, तो मैंने दो चीज़ें नोट की थी। पहली चीज़ ये थी कि ब्लैक होल आहिस्ता आहिस्ता लंबा होता जाएगा, और दूसरी चीज़ ये थी कि ब्लैक होल का डायमीटर कम होता जाएगा, यानी जो फनल है वो पतली होती जाएगी, मुझे लगेगा कि मैं क्रश हो रहा हूँ। ये दो चीज़ें थी, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसके अलावा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ये नहीं बताती कि हमारा अंजाम क्या होगा। जो थ्योरी हमें ये बता नहीं रही कि हम ब्लैक होल के अंदर सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए अब एक मुश्किल खड़ी हो चुकी है। क्योंकि जब ये थ्योरी प्रिडिक्ट करना बंद कर देती है तो बिल्कुल ऐसे ही है कि हम एक अनजाने रास्ते पर जा रहे हैं और हमारा गाइड गुम हो जाए। अगर हमारा गाइड गुम हो गया तो हमें उस रास्ते के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आएगी? तो जहाँ पर स्पेस टाइम का कर्वेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपनी प्रिडिक्शंस ख़त्म कर देती है, बंद कर देती है। स्पेस टाइम कर्वेचर होने का मतलब यह है कि स्पेस टाइम एक चादर की तरह है, और उस पर हमने ज़मीन को रखा तो उसका खम छोटा होगा। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बड़ी चीज़ों के बारे में बताएगी। अब हमने एक सितारा रखा बहुत बड़ा, उसका खम, उसका कर्वेचर और बड़ा होगा। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहाँ पर भी काम करेगी और हमें बताएगी कि ये खम कितना बड़ा होगा, इस पर टाइम किस तरीके से अफेक्ट होगा, ग्रेविटी का क्या किरदार होगा, हर चीज़ के बारे में हमें बताएगी। लेकिन जब हम इस चादर पर, स्पेस टाइम पर ब्लैक होल को रखेंगे तो उसका खम इतना बड़ा होगा कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वहाँ पर जाकर हमें स्पेस टाइम के बारे में बताना बंद कर देगी। तो हमें मालूम नहीं होगा कि अब क्या हो रहा है। अब एक नई थ्योरी की ज़रूरत है, और इस थ्योरी के मूजद मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो कि हैं डॉक्टर कार्लो रोवेली। डॉक्टर कार्लो रोवेली पिछली वीडियोज़ में भी हमने देखा था कि इटालियन फिजिसिस्ट हैं, और इन्होंने क्वांटम लेवल पर जाकर ब्लैक होल्स को एनालाइज किया है। क्वांटम लूप थ्योरी के मूजद होने का एजाज़ इनको है। उसके साथ और भी साइंसदान हैं, लेकिन मेन जो लोग हैं जिनको समझा जाता है कि वो बानी है इस थ्योरी के, उनमें डॉक्टर साहब का नाम आता है। और इस थ्योरी में उन्होंने मैथमेटिक्स के ज़रिए बहुत सी प्रिडिक्शन की हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जब आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी तो उस वक्त भी मैथमेटिकल प्रिडिक्शंस थी, और उसके बाद आइंस्टाइन ने अपनी ज़िंदगी में भी कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे किए, और आज तक हम एक्सपेरिमेंट्स करते आ रहे हैं जिनके ज़रिए हमें पता चलता जा रहा है कि ये थ्योरी बिल्कुल ठीक चीज़ें हमें बता रही है, जो कि हमें नेचर में नज़र आती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से क्वांटम लूप थ्योरी, फ़िलहाल इस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, लेकिन इसका मैथमेटिक्स आइंस्टाइन की थ्योरी की तरह में बहुत सी चीज़ें बता रहा है। और अब मैं आपको
वो जो मैथमेटिक्स चीज़ें बता रहा है उसकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि वो हमें क्या चीज़ें बयान कर रहा है। तो ये थ्योरी हमें बताती है कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। ये थ्योरी हमें बताती है कि ब्लैक होल के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो क्या होगा। उसके लिए हमें दो चीज़ों को जानना बड़ा ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि ये थ्योरी कहती है कि चीज़ें ग्रैनुलर होती हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं होती। अगर आप रोशनी को देखें तो रोशनी वेव की सूरत हमें हमेशा पढ़ाई गई है, लेकिन अब हम जाकर देखते हैं कि नहीं, रोशनी तो एनर्जी के पैकेट्स भी हैं जिन्हें फोटॉन्स कहा जाता है। तो रोशनी की एक नेचर पार्टिकल है और एक नेचर वेव है। वेव नेचर से प्रिसीजन हमें कैलकुलेशंस की कम मिलती हैं, डॉक्टर साहब का ये कहना है, और पार्टिकल नेचर से हमें ज़्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशंस मिलती हैं। तो यहाँ पर हमें डुअल नेचर नज़र आ रही है रोशनी की। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन से भी एक वेव कनेक्टेड है और इलेक्ट्रॉन खुद एक पार्टिकल है, तो यहाँ पर भी हमें डुअल नेचर नज़र आ रही है। बिल्कुल इसी तरीके से एटम ग्रैनुलर फॉर्म में होते हैं। एनर्जी गैप्स, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के बीच में भी जो एनर्जी गैप होते हैं वो भी डिस्क्रीट होते हैं, ग्रैनुलर होते हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं होते। ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि स्पेस टाइम भी ग्रैनुलर होगा। तो अगर हम स्पेस टाइम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लें, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दें, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखा रहा हूँ, तो ये उनकी ग्रैनुलर फॉर्म होगी। हम अभी तक ये समझते थे कि स्पेस टाइम एक चादर की तरह कॉन्टिन्यूस है, लेकिन डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि नहीं, अगर हमने क्वांटम लूप थ्योरी को समझना है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि स्पेस टाइम ग्रैनुलर है। अगर हम बहुत छोटे लेवल पर चले जाएं तो स्पेस टाइम छोटे छोटे नुक्तों से, यूनिट से मिलकर बनी होती है और उनसे छोटी चीज़ों की तरफ हम नहीं जा सकते। तो अगर स्पेस टाइम ग्रैनुलर है तो इसका मतलब यह है कि जब वो मेरे ऊपर श्रिंक कर रही है और मैं ब्लैक होल में चला गया हूँ, तो जो श्रिंक है वो इन्फिनिट श्रिंकिंग नहीं होगी, यानी वो हमेशा श्रिंक होती नहीं जाएगी, बल्कि एक ऐसा लेवल आएगा जिसके बाद वो श्रिंक नहीं कर सकेगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये ग्रैनुलर स्पेस टाइम अब मजीद श्रिंक नहीं कर सकेगा। वहां पर दूसरा हिस्सा आता है इस थ्योरी का। मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि जो जो मैं टाइम में ऊपर जा रहा हूँ तो जो कर्वेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक कर रहा है, पतला होता जा रहा है फनल। और एक टाइम ऐसा आएगा कि फनल बहुत ज़्यादा पतला हुआ, अब वो उससे ज़्यादा श्रिंक नहीं कर सकता। तो हम अमूमन ये समझते हैं कि उस वक्त ख़त्म हो गया सब कुछ। अब यहाँ पर दूसरा पहलू आता है, दूसरा फिनोमिना आता है क्वांटम मैकेनिक्स का, और उसे कहा जाता है क्वांटम जंप। तो हम ये देखते हैं कि जब ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उसे एनर्जी दी जाए तो वो जंप करता है एक ऑर्बिट से हायर एनर्जी लेवल की तरफ, दूसरे ऑर्बिट की तरफ। यही चीज़ हमें एनर्जी बैंड्स में भी नज़र आती है, यही चीज़ हमें क्वांटम टनलिंग में भी नज़र आती है, जहां एक इलेक्ट्रॉन या एक पार्टिकल एक टनल से, यानी एक बैरियर से दूसरी तरफ भी जा सकता है। तो ये चीज़ क्वांटम लेवल पर जाकर बहुत अयां हो जाती है, हालांकि हम सोच भी नहीं सकते कि मैं इस दीवार में से गुजर के दूसरी तरफ भी जा सकता हूं। दो चीज़ें बहुत अहम है। तो जब स्पेस मेरे ऊपर श्रिंक हो रही है, मैं स्पेस में हूं और वो श्रिंक हो रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि स्पेस उससे ज़्यादा श्रिंक नहीं हो सकेगी। और यहाँ पर अब हमें क्लासिकल सोल्यूशन चाहिए क्वांटम लूप थ्योरी का, और वो ये बताती है कि क्लासिकल सोल्यूशन में, मैं डॉक्टर साहब के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि गलती ना हो, कि यहाँ पर एक क्वांटम जंप आएगा। क्वांटम जंप आएगा। आप अगर क्लासिकल वर्ड में देखें तो जब आप एक बॉल को ज़मीन पर फेंकते हैं तो क्या होता है, वो आके ज़मीन पर लगती है और फिर रिबाउंड करती है, वापस आती है। तो अगर आप उसकी वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी पहले नीचे की तरफ है और फिर उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ रहेगी। वो एक्सेलरेट कर रही है, अब वो एक्सेलरेशन अभी भी उसकी नीचे की तरफ है, तो वेलोसिटी रिवर्स होती है, उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है और वो जंप बैक करती है। यही चीज़ ब्लैक होल में होगी। तो जब ब्लैक होल हमारे ऊपर सिकुड़ेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी, और वेलोसिटी रिवर्स होने का मतलब ये है कि ब्लैक होल हमें बाउंस बैक करवाएगा। ब्लैक होल कैसे बाउंस बैक करवा सकता है? उस प्रोसेस में ब्लैक होल पहले क्या कर रहा था, पतला हो रहा था और लंबा हो रहा था,
अब उल्टा काम होगा, ब्लैक होल बड़ा होना शुरू हो जाएगा और उसके साथ साथ छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो नीचे वाली जो उसकी दुम है, जो टनल है, वो ऐसा ऐसा छोटी होना शुरू हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि हम उससे बाहर निकल जाएंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने एक जंप ले लिया, हमने ऊपर की तरफ गए। लेकिन अगर आप स्पेस टाइम में देखेंगे तो ब्लैक होल, उसकी जो नीचे टेल थी वो एकदम छोटी हुई और ब्लैक होल में जो भी चीज़ें थी वो उसने बाहर की तरफ निकाल दी। ब्लैक होल अब ब्लैक होल नहीं रहा, बल्कि वो एक वाइट होल बन गया है, वो ओपन अप हो गया, वो हर चीज़ बाहर की तरफ निकाल रहा है। तो क्लासिकल सोल्यूशन ऑफ क्वांटम जंप मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम उसे क्लासिकल मैकेनिक्स में देखें तो वो वाइट होल्स होते हैं। और वाइट होल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रिडिक्ट हुए हैं। आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि वाइट होल एग्जिस्ट करते हैं जो कि हर चीज़ को बाहर की तरफ अपने से दूर धकेलते हैं। ब्लैक होल अपनी तरफ धकेलते हैं, वाइट होल अपने आप से दूर धकेलते हैं, लेकिन इनके बीच में हमें कनेक्टिविटी नहीं मिल रही थी। ये कनेक्टिविटी फिलहाल क्वांटम लूप थ्योरी ने दी है और उन्होंने बताया कि जब आप ब्लैक होल के अंदर जाएंगे तो ब्लैक होल आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ना शुरू होगा और लंबा होना शुरू हो जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि ब्लैक होल अब ग्रैनुलर स्पेस की वजह से मजीद नहीं सिकुड़ सकता, तो वहाँ पर क्वांटम जंप होगा। ब्लैक होल लंबा होने के बजाय छोटा होना शुरू हो जाएगा और फैलना शुरू हो जाएगा। तो अब आप उसमें से बाहर निकलेंगे, आप ब्लैक होल में जाएंगे और फिर ब्लैक होल से बाहर निकलेंगे। क्वांटम लूप थ्योरी बताती है। तो इसका मतलब यह है कि बड़ा आसान है, मैं तो फिर कभी भी ब्लैक होल से जाकर वापस आ सकता हूँ। आपके जहन में ये ख्याल आया होगा कि हमें तो हमेशा ये बताया गया है कि ब्लैक होल में जब आप चले जाएं तो फिर आप जिंदा वापस नहीं आ सकते, ब्लैक होल से कोई चीज़ बाहर नहीं निकलती। तो फिर तो हम ब्लैक होल से बाहर निकल भी सकते हैं, रोशनी भी निकल सकती है, और हम अगर ब्लैक होल के अंदर चले जाएं तो वापस भी आ सकते हैं। कहानी अभी पूरी नहीं हुई। इस प्रोसेस को कितना वक्त लगता है कि एक ब्लैक होल वाइट होल में कन्वर्ट हो, और उसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि जब आप ब्लैक होल के अंदर जाएंगे और जब वो श्रिंक होगा तो उस वक्त आप पर क्या बीतेगी। ये दो सवाल हैं जिनके जवाब मैंने अभी आपको नहीं दिए, बल्कि मैंने एक ऐसा आइडियलिस्टिक फिनोमिना आपके सामने रखा है जिसमें स्पेस टाइम आप पर क्रश भी हो रही है लेकिन आपको कुछ नहीं हो रहा। हकीकत में ऐसा नहीं होगा, आप पहले ही हल्ले में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि एक ब्लैक होल टाइम के बाद, बहुत लंबे टाइम के बाद, वाइट होल में बदल जाता है और वो वाइट होल बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उसकी फनल, उसकी दुम ब्लैक होल के अंदर बड़ी होना शुरू हो जाती है तो वो सिकुड़ना भी शुरू हो जाती है और स्पेस टाइम कर्व करना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह है कि हम आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस होते जाएंगे। लेकिन अज्यूम कीजिए, फ़र्ज़ कीजिए कि हम किसी वजह से बच जाते हैं और हम मरते नहीं। तो अब एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो सिकुड़ती सिकुड़ती इतनी सिकुड़ चुकी होगी कि उससे ज़्यादा कर्व स्पेस टाइम नहीं हो सकता। और इस वक्त एक नई थ्योरी आती है, क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी हमें नहीं बताती कि इससे आगे क्या होगा। लेकिन अब एक नई थ्योरी आ रही है जिसे क्वांटम लूप थ्योरी कहा जाता है। और इस थ्योरी में हमें बताया जाता है कि उस वक्त एक जंप आएगा, एक ट्रांजिशन आएगी। और वो ट्रांजिशन क्या होगी कि जब एक ब्लैक होल सिकुड़ता 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 बिल्कुल सिकुड़ जाएगा तो उस वक्त वो ब्लैक होल, उसकी फनल आहिस्ता आहिस्ता छोटी होना शुरू हो जाएगी। जो बड़ी हो गई थी वो छोटी होना शुरू हो जाएगी और जो चीज़ उसके अंदर है वो ब्लैक होल बाहर को निकल देगा। यानी अब वो एक वाइट होल बन चुका है। इसे बहुत वक्त लगेगा, लेकिन ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में देखी थी और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में और स्पेशली जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशन के सॉल्यूशंस में भी हमें वाइट होल्स नज़र आए। तो जहाँ पर हमें ब्लैक होल्स नज़र आए थे और हमने देख लिया था कि ब्लैक होल्स तो हमारी दुनिया में अब एग्जिस्ट करते हैं, 2 ब्लैक होल्स को तो अब हम देख चुके हैं इस वक्त, वहाँ वाइट होल भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आज तक हमने वाइट होल को देखा नहीं। मैं आपको इन आखिरी 2 वीडियोस में दिखाने जाऊंगा, बल्कि बताने जाऊंगा कि वाइट होल हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और शायद हम उनके बारे में जानते हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं एक बहुत बड़े साइंसदान की तरफ जिनका नाम है डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स।
डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग पहले साइंसदान थे जिन्होंने हमें यह बताया कि ब्लैक होल एवेपोरेट कर रहे हैं, बुखारात में बदल रहे हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ रहे हैं, और एक वक्त आएगा कि ब्लैक होल, एक बड़ा ब्लैक होल बहुत छोटा ब्लैक होल बन जाएगा सिकुड़ कर। लेकिन अगर कोई चीज़ सिकुड़ रही है तो वो एनर्जी दे रही है बाहर, वो एनर्जी लूज कर रही है। आखिर ब्लैक होल ये एनर्जी कैसे लूज कर रहे हैं, इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, और बड़ी आसानी से मैं आपको बताऊंगा, जिसे क्वांटम फ्लक्चुएशंस कहते हैं। हम ये समझते हैं कि जब हम वैक्यूम की बात करते हैं, जब हम स्पेस की बात करते हैं, तो उसमें वैक्यूम होता है, और वैक्यूम का मतलब है वहां पर कोई चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन आज की छोटी साइंस, जिसे हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, वो हमें ये बताती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि वैक्यूम, जहाँ पर हम ये समझते हैं कि कुछ नहीं है, वहाँ पर भी छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस हैं, फील्ड फ्लक्चुएशंस हैं, जिन्हें क्वांटम फ्लक्चुएशंस कहा जाता है। अब आपका सवाल ये होगा कि ये क्वांटम फ्लक्चुएशंस आती कहाँ से हैं। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में भी क्वांटम फ्लक्चुएशंस दिखा रहा हूँ। क्वांटम फ्लक्चुएशन का सबब बनते हैं दो वर्चुअल पार्टिकल जो अचानक पैदा हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, किसी चीज़ से नहीं, अभी हम ये नहीं जानते, लेकिन वो अचानक पैदा होते हैं। दो पार्टिकल्स हैं, एक के पास पॉजिटिव एनर्जी है, एक के पास नेगेटिव एनर्जी है, एक मैटर है, एक एंटी मैटर है, और एकदम वो दो पैदा हुए, और वो कुछ ट्रैवल करते हैं, और कुछ वक्त के बाद वो मिल जाते हैं। तो अब ये मैटर है और ये एंटी मैटर है, तो क्या करेंगे मिलके? एनाइलेट कर जाएंगे। एनाइलेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। इसका मतलब ये है कि एनर्जी रिलीज कर देंगे, छोटा सा, बहुत छोटा सा, आप समझ लें कि एक एक्सप्लोजन होगा, और ये पार्टिकल एनर्जी रिलीज कर देंगे। तो अब पूरी स्पेस में हर जगह पर, यहाँ पर भी, बाहर भी, इस वक्त इस जगह पर भी दो पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स बन रहे हैं, वो थोड़ी दूर जाते हैं और एनाइलेट कर देते हैं, फिर बन रहे हैं, फिर एनाइलेट कर रहे हैं, फिर बन रहे हैं, एनाइलेट कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को, इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं वर्चुअल पार्टिकल, और इस पूरे प्रोसेस के एंड को हम कहते हैं वर्चुअल पार्टिकल एनाइलेशन। और एनाइलेशन में जो मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल मिलते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, ये आपने याद रखना है। अब ये काम तो हर जगह हो रहा है, स्पेस में भी हो रहा है, और यही काम ब्लैक होल के किनारों पर भी हो रहा है। अब फर्ज कीजिए कि ब्लैक होल के किनारों को, जिसे हम क्या कहते हैं जी, जिसे हम कहते हैं इवेंट होराइजन, इवेंट होराइजन से बाहर दो पार्टिकल पैदा हुए, एक एंटी मैटर, एक मैटर, और वो थोड़ी देर बाहर ही रहे, और ब्लैक होल के बाहर ही रहे, इवेंट होराइजन से दूर ही रहे, और जाकर एनाइलेट कर दिए, तो ब्लैक होल को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दो पार्टिकल बाहर पैदा हुए इवेंट होराइजन से दूसरी तरफ, और उनमें से एक पार्टिकल ब्लैक होल में ट्रैप हो जाता है, इवेंट होराइजन से आगे आ जाता है, तो वह वापस नहीं जा सकेगा, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वो रोशनी को भी वापस नहीं जाने देता। तो वो पार्टिकल वापस नहीं रहेगा, दूसरा पार्टिकल बाहर रह गया। यहाँ पर हमें साइंस ये बताती है कि जब ब्लैक होल इन पार्टिकल्स को लेता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। उसकी वजह बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, इसलिए मैं इस वीडियो में उसे नहीं बताने जा रहा, लेकिन वो एनर्जी और मैस रेडिएट करता है, यानी लूज कर जाता है। अब जितने पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर जाएंगे, वर्चुअल पार्टिकल अंदर जाएंगे, ब्लैक होल आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रेडिएट करेगा, मैस लूज करेगा, और वो छोटा होता जाएगा। इसे स्टीफन हॉकिंग रेडिएशंस कहते हैं, और इन रेडिएशन से हमें ये पता चलता है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद ब्लैक होल सिकुड़ जाएंगे और बहुत छोटे हो जाएंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये पूरा प्रोसेस जो है, इसको अरबों साल चाहिए, फ़ौरन नहीं होगा। लेकिन इस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए, सो फर्ज कीजिए मैं ब्लैक होल के अंदर गया। अब अगर बहुत बड़ा ब्लैक होल है तो मैं चंद मिनटों में, ब्लैक होल अब सिकुड़ेगा सिकुड़ेगा सिकुड़ेगा, और इतना सिकुड़ जाएगा कि अब क्वांटम जंप होगा, ट्रांजिशन होगी। तो इस पूरे प्रोसेस को चंद मिनट लगेंगे, और क्वांटम जंप हो गया। क्वांटम जंप के बाद उतने ही मिनट में, चंद मिनटों में, मैं ब्लैक होल से वापस आ जाऊंगा। तो मुझे ये फील होगा कि मैं चंद मिनटों के लिए ब्लैक होल के अंदर गया, और अगर मुझे कुछ ना हुआ, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए हम ये समझते हैं कि अगर कुछ ना हुआ तो मैं चंद मिनटों में ही वापस आ गया, तो इसका मतलब यह है कि चंद मिनटों में मैं ब्लैक होल्स में गया, और तो इसका मतलब यह है कि बहुत ही कम टाइम गुजरा अंदर।
लेकिन इसके मुकाबले में बाहर अरबों साल गुजर जाते हैं। हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बताती है, और स्पेशली जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बताती है कि इसके मुकाबले में अगर यही चीज़ कोई बाहर से ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसे अरबों साल लगेंगे ये पूरा प्रोसेस देखने के लिए, जो कि ब्लैक होल के अंदर सिर्फ चंद मिनटों में पॉसिबल हुआ। अब ये बहुत अहम पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अंदर चंद मिनट और बाहर अरबों साल। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम एक टाइम मशीन बना रहे हैं? कायनात में मुख्तलिफ टाइम मशीन्स हैं। सो फ़र्ज़ कीजिए मैं आपको एक टाइम मशीन की तरफ लेके चलता हूँ। उस टाइम मशीन का जो सामने वाला दरवाज़ा है, अंदर टाइम मशीन है, सामने वाला दरवाज़ा है, वो ब्लैक होल है। तो आप ब्लैक होल के अंदर गए, ठीक है जी, और बाहर जो एक टाइम चल रहा है, एक्स टाइम है, इस वक्त एक्स टाइम है। आप ब्लैक होल के अंदर गए, चंद मिनट के लिए आप अंदर गए और फिर ट्रांजिशन हुई और आप चंद मिनटों में बाहर आए। और जब आप बाहर आए तो अब ये दरवाज़ा क्या है? ये ब्लैक होल नहीं रहा, अब ये वाइट होल बन चुका है, क्योंकि इसने आपको बाहर निकाला है। तो वाइट होल्स आपको बाहर निकालते हैं ना, तो ये वाइट होल बना। और अब टाइम क्या है? एक्स प्लस बिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी अरबों साल हम आगे चले गए। तो अगर मैं अपने सोलर सिस्टम के करीब किसी ब्लैक होल में जाता हूं और उसके चंद मिनटों बाद बाहर आ जाता हूं, तो मुझे फ्यूचर में अरबों साल के बाद सोलर सिस्टम जैसा होगा वैसा नजर आएगा। मैं अरबों सालों का टाइम ट्रेवल कर गया हूं। जगह वही है। ये बात आपने याद रखनी है कि हम टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, हम स्पेस में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें आपको लगेगा शायद नीले ब्लैक होल से हम जा रहे हैं, जो नीले कलर से शो किया गया, और हम स्पेस में ट्रैवल करें। ये स्पेस नहीं है, ये टाइम है। तो हम एक जगह पर दाखिल हुए जहाँ पे ब्लैक होल था, और उसके बाद अरबों साल के बाद हम वहाँ से बाहर निकल आए और हमने टाइम ट्रैवल कर लिया। इसका मतलब ये है कि हमारी यूनिवर्स में टाइम मशीन्स मौजूद हैं, और वो टाइम मशीन्स को हम पा सकते हैं अगर हम ब्लैक होल्स को डिटेक्ट कर लें और वाइट होल्स को डिटेक्ट कर लें। हम ब्लैक होल को तो डिटेक्ट कर चुके हैं, हम उसे देख भी चुके हैं, दो को तो देख लिया, लेकिन क्या हम वाइट होल को डिटेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, हम वाइट होल को डिटेक्ट कर सकते हैं, और उसके दो तरीके हैं जिस पर साइंसदान बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक तरीका है डायरेक्ट तरीका, कि हम वाइट होल को डायरेक्टली देख लें या सेंस कर लें कि ये वाइट होल है और हम उसे डिटेक्ट करें। लेकिन दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट तरीका। और इनडायरेक्ट तरीका कैसे है? जब हमने ब्लैक होल्स को डिटेक्ट किया था, सितारे एक जगह के गिर्द इकट्ठे हो रहे थे और चक्कर लगा रहे थे, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर कोई चीज़ है। तो हम डायरेक्टली उसको नहीं देख सकते थे, लेकिन हमने सितारों की चाल से इनडायरेक्टली अंदाज़ा लगा लिया कि इस जगह पर कुछ है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें उसके गिर्द घूम रही हैं। क्योंकि ब्लैक होल को सबसे पहले जब हमने डिटेक्ट किया तो 1970 की दिहाई थी, और 1970 की दिहाई में भी हमने ब्लैक होल को डायरेक्टली नहीं देखा था, बल्कि हमने देखा हमारी गैलेक्सी में एक जगह ऐसी है, हमने टेलीस्कोप्स के जरिए देखा, जिसके गिर्द सितारे चक्कर लगा रहे हैं। कुछ सितारे बड़ी तेजी से घूमते हैं, कुछ सितारे बड़े स्लो स्लो घूमते हैं। अब लोग हैरान थे कि इस जगह पर क्या मौजूद है। कुछ लोगों का ख्याल था कि इस जगह पर ऐसा सितारा मौजूद है जो नज़र नहीं आता, लेकिन उसके बाद हमें अंदाज़ा हो गया, क्योंकि आइंस्टाइन की थेरीज भी हमें ये बता रही थी, उनके सॉल्यूशंस बता रहे थे कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं। तो ब्लैक होल का नाम तो हर जगह पर मौजूद था और उसे एक फैंटेसी के तौर पर गर्दाना जाता था। लेकिन फिर पहली मरतबा साइंसदानों ने कहना शुरू कर दिया कि इस जगह पर ब्लैक होल मौजूद हैं। लेकिन 30 साल 35 साल तक साइंटिफिक कम्युनिटी ने ब्लैक होल पर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं किया। 2000 और 2005 में भी साइंसदान, बड़े बड़े साइंसदान ये कह रहे थे कि ब्लैक होल एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ब्लैक होल से मिलने वाला पहला सिग्नल इंसानी तारीख में हमें कब मौसूल हुआ? मैं आपको लेकर चलता हूं 1930 की दिहाई में, उससे भी पीछे। 1930 की दिहाई में बेल लैब्स ने एक एंटीना की सीरीज बनाई। उस एंटीना की सीरीज को बनाने की वजह यह थी कि हम देख सकें कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें जो नॉइज़ आती हैं, सांस सांस की आवाज़ें आती हैं, या जो वॉइस ख़राब होती है, उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो हम नॉइज़ डिस्ट्रीब्यूशन को सीखना चाह रहे थे। टेक्निकल टर्म में हम नॉइज़ डिस्ट्रीब्यूशन को लर्न करना चाह रहे थे।
लेकिन हुआ ये कि जब यह एंटीना बनाया गया तो इसने एक अजीबोगरीब सिग्नल रिसीव करना शुरू कर दिया। अब लोग बड़े हैरान हुए, साइंसदान बड़े हैरान हुए और उन्होंने देखा कि ये सिग्नल किस तरफ से आ रहा है। तो जब उन्होंने इस सिग्नल की डायरेक्शन को मेजर करने की कोशिश की तो पता चला कि ये तो मिल्की वे के सेंटर से आ रहा है। और आज हम जानते हैं कि मिल्की वे के सेंटर में बहुत बड़ा ब्लैक होल है जिसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है। हमने 1930 में इसके सिग्नल ले लिए थे, लेकिन हमें आइडिया ही नहीं था, हमें अंदाज़ा ही नहीं था। 1970 में जाके हमने सितारों से देखा, फिर हमें कुछ एहसास हुआ और 2005 के बाद ब्लैक होल पर संजीदगी से गुफ्तगू शुरू हुई और इस पर रिसर्च शुरू हुई। क्या ऐसा ही मामला वाइट होल्स के साथ तो नहीं है? हमने हो सकता है वाइट होल देख लिए हों और हमें अभी 50 साल चाहिए समझने के लिए कि ये जो हमने देखा है ये वाइट होल्स हैं। जिस तरह ब्लैक होल में भी हमें तकरीबन समझने में 50 साल लग गए कि ये सिग्नल ब्लैक होल से आ रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल यही सिचुएशन है और अब ये लगता है कि हम वाइट होल्स को देख चुके हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हमने बात की थी कि हम ब्लैक होल के अंदर जाते हैं और वो सिकुड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल बहुत छोटा होता जा रहा है, वक्त के साथ छोटा होता जा रहा है। अगर कोई बाहर से देख रहा है तो उसको अरबों साल नजर आएंगे, बिलियंस ऑफ ईयर्स आएंगे। और बिलियंस ऑफ ईयर्स में हॉकिंग रेडिएशन में बताती है कि ब्लैक होल एवेपोरेट हो रहा है और हमें क्वांटम लूप थ्योरी भी बता रही है कि ब्लैक होल कंप्रेस हो रहा है, अंदर से श्रिंक हो रहा है। तो ब्लैक होल का स्पेस टाइम कर्व कर रहा है, श्रिंक हो रहा है और वो छोटे से छोटा होता जा रहा है और फिर एक टाइम आएगा कि ट्रांजिशन होगी और ट्रांजिशन का मतलब यह है कि जो भी चीज़ें अंदर हैं वो बाहर आ जाएंगी। अब हमारा मैथमेटिक्स हमें ये बताता है कि ब्लैक होल इतना ज़्यादा जब श्रिंक हो जाए कि वो एक बाल के बराबर आ जाए तो वो वाइट होल बन जाता है। वाइट होल का साइज एक बाल के बराबर हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं? हमारी कायनात में जो बड़े बड़े ब्लैक होल्स बने वो बिग बैंग के बाद, हमारी कायनात के जन्म होने के बाद तकरीबन 700 मिलियन ईयर्स के बाद बनना शुरू हो गए थे, जिन्हें क्वासार्स कहा जाता है। बहुत बड़े ब्लैक होल्स थे, मैसिव ब्लैक होल्स थे। आज इन ब्लैक होल्स को बने हुए अरबों साल हो गए और अगर इन्हें बने हुए अरबों साल हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है ये ब्लैक होल वाइट होल्स में बदल गए हों और हमारी स्पेस में आपको वाइट होल का एक सूप मिले। क्योंकि ये वाइट होल बहुत छोटे हैं, मैंने यहाँ पर बैक्टीरिया की तस्वीर लगाई है जस्ट आपको दिखाने के लिए कि बिल्कुल इसी तरीके के ना नज़र आने वाले ये वाइट होल्स होंगे जो कि तैर रहे होंगे, फ्लोट कर रहे होंगे, हर जगह पर होंगे। ये बिहेव मैटर की तरह करेंगे लेकिन लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करते और ग्रेविटी भी होगी। तो अगर मैं सोचूं कि ऐसी चीज़ जो हमें नज़र नहीं आती, जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर पाते और वो ग्रेविटी रखती है, तो क्या कोई ऐसी चीज़ हमने ऐसा मैटर देखा है? और मैटर की फॉर्म है डार्क मैटर। जी हाँ, डार्क मैटर। तो डार्क मैटर पहला कंटेंडर है। तो डार्क मैटर वो पहला मशकूक मीडियम है जिसकी तरफ हमें शक जाता है कि यहाँ पर जो डार्क मैटर है इसकी जगह पर अंदर हमें सूप मिलेगा वाइट होल्स का। अगर आप डार्क मैटर के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि हमारी कायनात में जितना विजिबल मैटर है उससे बहुत ज़्यादा डार्क मैटर है। 25 से 27% तकरीबन डार्क मैटर है। और अगर आप एक गैलेक्सी को देखें तो आपको गैलेक्सी बहुत छोटी नज़र आएगी लेकिन उसके गिर्द बहुत बड़ा मैस जो कि नज़र नहीं आता मौजूद है, जो कि उसकी स्पीड में ट्रांसलेट करता है। इसे डार्क मैटर कहा जाता है। और अगर ये डार्क मैटर वाइट होल्स पर मुश्तमिल है तो इसमें जिलियंस ऑफ वाइट होल्स मौजूद होंगे। इसकी वजह से इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब सवाल यह है कि हमें शक तो पड़ गया, हमने एक हाइपोथेसिस बना लिया कि डार्क मैटर वाइट होल से मिलकर बना हो सकता है, लेकिन इसको सही साबित करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जाना होगा। तो हमें पूरा मॉडल बनाना होगा बिग बैंग से लेकर अब तक कि किस तरीके से कायनात बनी, किस तरीके से ब्लैक होल बने, फिर ब्लैक होल किस तरीके से सिकुड़ते गए, उनमें से जो चीज़ें बनी वो वाइट होल्स थे, वो वाइट होल डार्क मैटर की शक्ल में कैसे आए। हमें मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, हमें सिमुलेशंस करनी पड़ेंगी, हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। उसके बाद हम इस चीज़ पर पहुंच सकते हैं कि ये जो अभी हम बात कर रहे हैं हाइपोथेसिस की तरफ जा रहे हैं, ये हाइपोथेसिस वाकई ठीक है। लेकिन एक और तरीका भी है और वो है डायरेक्ट डिटेक्शन का। ये तो इनडायरेक्ट डिटेक्शन है, लेकिन एक डायरेक्ट डिटेक्शन भी है। और डायरेक्ट डिटेक्शन में हम मुख्तलिफ कैलकुलेशंस कर सकते हैं।
मसलन हमें पता है कि हमारी गैलेक्सी में बहुत ज़्यादा डार्क मैटर मौजूद है, और यहाँ पर यह भी बता दूं कि अगर डार्क मैटर को सोलर मैसेज में देखा जाए तो ट्रिलियंस ऑफ सोलर मैसेज के बराबर है। इन कैलकुलेशन से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वाइट होल्स हैं वो कितने होंगे। ये काम बड़े आराम से किया जा सकता है। जब ये कैलकुलेशंस की जा रही हैं तो उस वक्त हमें पता चला कि वाइट होल्स इतने ज़्यादा हैं कि कुछ देर के बाद इस कमरे से एक वाइट होल गुजर जाता है। अगर एक वाइट होल यहाँ से गुजर रहा है तो उसे हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसे डिटेक्ट कैसे किया जाएगा, क्योंकि वो तो किसी भी किस्म की मेजरमेंट से मुबर्रा है, क्योंकि हम उसको मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हुए देखते नहीं हैं। डॉक्टर कार्लो रावेली, जिनकी ये पूरी रिसर्च है, मैं इनकी ही रिसर्च आपको बता रहा हूँ, ये एक क्वांटम डिटेक्टर बना रहे हैं, और उस क्वांटम डिटेक्टर का काम ये होगा कि वो जब भी उसके पास से वाइट होल गुजरेगा वो उसे डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब वो कैसे डिटेक्ट करेगा? ठीक है, वाइट होल मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वो है ग्रेविटी। तो ये ऐसा क्वांटम डिटेक्टर बना रहे हैं जो कि ग्रेविटी को डिटेक्ट कर सके और फिर हमें वाइट होल के बारे में बता सके। मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम नई थ्योरीज की तरफ जाते हैं तो हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ता है, हमें माइंड ट्रैवल करना पड़ता है। मसलन वो साइंसदान जिसने ये कहा कि ज़मीन खला में मुअल्लक है, उसने अपने दिमाग को ज़मीन पर रख के नहीं सोचा होगा, उसने माइंड ट्रैवल किया होगा, उसने इमेजिनेशन की होगी, उसने सोचा होगा कि अगर मैं ज़मीन से ऊपर चला जाऊं तो मैं क्या देखूंगा, क्योंकि उस वक्त तो हमें छत आसमान की तरह ही नज़र आती है। उसने ट्रैवल किया, माइंड ट्रैवल किया, और जब उसने माइंड ट्रैवल किया और उसने अपने पुराने बिलीफ पीछे छोड़े तो तब उसने नई इनोवेशन की। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पहले साइंसदान ने दुनिया के मैप बनाए। अगर वो ज़मीन पर रहकर मैप बनाता, ये सोचता कि मैं ज़मीन पर हूँ और मैं मैप बना रहा हूँ, तो उसके मैप बहुत मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन उसने सोचा कि एक उकाब को ज़मीन कैसे नज़र आती है, अगर मैं उकाब की जगह हूँ। अब वो माइंड ट्रैवल करके गया, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकला, अपने जो बिलीफ सिस्टम है, जिन चीज़ों पर वो यकीन रखता था, उसने उसको थोड़ी देर के लिए पीछे छोड़ा, स्पेस में गया, हवा में गया, और वहाँ पर जाकर उसने सोचा कि कैसी नज़र आती है ज़मीन, और उसने माइंड मैप्स बनाए। आखिर में मैं आपको एक और साइंसदान की मिसाल देता हूँ, और वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहते हैं कि इमेजिनेशन नॉलेज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन वो साइंसदान थे जिन्होंने सोचा था कि अगर मैं रोशनी की किरण पर बैठ के देखूं तो मुझे क्या नज़र आएगा। क्या कोई आम आदमी ऐसा सोच सकता है? लेकिन उन्होंने हमें एक नई थ्योरी देनी थी, और उस थ्योरी के लिए उन्हें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना था, उन्होंने इमेजिनेशन करनी थी। और उसके बाद उन्हें, जब उन्होंने इस चीज़ पर सोचना शुरू किया, तो उन्होंने एक ऐसी थ्योरी दे दी जो शायद सदियों तक हम पर इम्पैक्ट डालती रहेगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अगर कोई नई चीज़ ढूंढना चाहते हैं, कोई चीज़ नई दरियाफ्त करना चाहते हैं, तो जो चीज़ें अभी आप सोच रहे हैं, जो आपके बिलीफ सिस्टम है, उनको कभी ना कभी चैलेंज कीजिए। जो कि आपके कल्चर से आते हैं, जो कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आते हैं, उनको चैलेंज कीजिए। और जब आप चैलेंज करेंगे और आप माइंड ट्रैवल करेंगे, तभी आप नई चीज़ें ला सकेंगे, दुनिया को दिखा सकेंगे। तो इमेजिनेशन माइंड ट्रैवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम इख्तिताम कर रहे हैं अपनी वाइट होल्स की पूरी इस सीरीज़ का, जिसमें हमने आपको बताया कि वाइट होल्स किस तरीके से ब्लैक होल से बनते हैं, और वाइट होल्स के इस वक्त जिन चीज़ों पर हमें शक है कि ये वाइट होल हो सकते हैं वो क्या हैं, वो डार्क मैटर हैं, और उन्हें किस तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है। तो जब डार्क मैटर पर इंडिपेंडेंटली मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन काम करें उसे डिटेक्ट करने के लिए, अगर वो भी कामयाब हो जाती हैं तो वो हमें बता देंगे कि ये वाइट होल्स हैं या नहीं हैं। और अगर हम वाइट होल्स को दरियाफ्त कर लेते हैं, तो अब आइंस्टाइन की जो कुछ चीज़ें रह गई हैं जो हमने दरियाफ्त नहीं की, उनमें एक बहुत बड़ी चीज़ वाइट होल्स हैं, जो कि उसकी इक्वेशंस में आती हैं, उसके सोल्यूशन में आती है, तो वो भी हम दरियाफ्त कर लेंगे। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस फिल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।